नमस्कार विद्वान साथियों, इस वीडियो के अंदर हमें जो मूल अधिकारों की सीरीज के अंदर जो सबसे अंतिम मूल अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों और व्यक्तियों को जो प्रदान किया गया है उसका अध्ययन करेंगे। वो अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के अंदर संविधान द्वारा प्रदत्त अंतिम मूल अधिकार है जो व्यक्ति और यहाँ के नागरिकों को प्रदान किया गया। अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों और व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब है कि यदि व्यक्ति का या नागरिकों का राज्य के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा उनके जो मूल अधिकार हैं उनका हनन किया जाए या उन मूल अधिकारों को छीना जाए या उनका किसी कानून के द्वारा अल्पीकरण किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार प्रदान किया गया, ये शक्ति दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय है उसको ये शक्ति दी गई है कि वो अनुच्छेद 32 के तहत उन नागरिकों की रक्षा करे, उनको प्रदत्त संविधान के द्वारा जो मूल अधिकार हैं उनकी रक्षा करे। ये सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति है। तो क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय है वो नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय ही मूल अधिकारों का संरक्षक है और इसलिए उन्हें अनुच्छेद 32 के तहत एक शक्ति दी गई है कि जहां भी नागरिकों का कहीं भी यदि मूल अधिकारों का हनन किया जा रहा हो राज्य के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा तो वो इनके तहत रिट जारी कर सकता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित यदि बातें करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के अंदर जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने इन संवैधानिक उपचारों से संबंधित कहा है कि ये भारतीय संविधान की यानी संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा या हृदय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यानी अनुच्छेद जो 32 है ये है भारतीय संविधान की आत्मा है, ये संविधान का हृदय है। वैसे हम देखे जाएं तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, प्रस्तावना है उसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में हम बात करेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है यानी जो अनुच्छेद जो 32 है यही आत्मा है संविधान की और ये संविधान का हृदय है। अनुच्छेद 32 के तहत अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है और उच्च न्यायालय को भी शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 226 में। तो अनुच्छेद 32 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति है और अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति और अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है भारतीय संविधान के द्वारा। यदि कहीं भी उसके बाद उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय के यानी जो ये अनुच्छेद 32 है ये खुद अपने आप में एक मूल अधिकार है और अनुच्छेद 32 खुद एक अपने आप में मूल अधिकार होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट बाध्य है कि इसके न्यायिक क्षेत्र में रह करके कोई ना कोई काम करे। अनुच्छेद 226 है ये अपने आप में मूल अधिकार नहीं है लेकिन ये राज्य के अंदर यानी जो स्टेट हैं उनके अंदर मूल लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं। इसमें अनुच्छेद 226 के अंदर अतिरिक्त अधिकार भी अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की गई है। अनुच्छेद 32 में सिर्फ मूल अधिकारों के बारे में सुनवाई होगी, मूल अधिकारों का हनन होने पर ही सुनवाई होगी, उनके लिए रिट जारी की जाएगी। लेकिन अनुच्छेद 226 में मूल अधिकार प्लस अन्य जो कानूनी अधिकार हैं, कानूनी अधिकारों का हनन होने पर भी
जो उच्च न्यायालय है वो रिट जारी कर सकता है। यानी किसी राज्य के अंदर यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार हनन हो रहे हैं तब वो उच्च न्यायालय जा सकता है, और जो कानूनी अधिकार यानी कानूनी अधिकार हैं वो भी यदि कानून के द्वारा जो अधिनियम के द्वारा बनाए गए जो अधिकार हैं और वो व्यक्तियों को नागरिकों को प्रदान किए गए हैं राज्य के द्वारा, यदि उनका हनन हो रहा है तब उच्च न्यायालय है उनके लिए भी रिट जारी कर सकता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को एक शक्ति नहीं है कि वो कानूनी न्यायालयों से संबंधित यानी कानूनी अधिकारों से संबंधित रिट जारी करे। अनुच्छेद 32 के अंदर, अनुच्छेद 32 में संसद को एक शक्ति दी गई है। संसद के पास शक्ति है कि वह उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त जो अन्य अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, अन्य अधीनस्थ न्यायालयों को शक्ति प्रदान कर सकता है रिट जारी करने की। यानी कि मूल अधिकार के जो मूल संविधान के अंदर तो ये दिया गया है कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को शक्ति है कि वो रिट जारी कर सकता है मूल अधिकारों से संबंधित। लेकिन संसद को ये भी शक्ति प्रदान की गई है कि संसद को यदि लगे कि अधीनस्थ न्यायालयों को भी ये अधिकार दिया जाए कि वो रिट जारी करे, तो संसद कानून के द्वारा इस प्रकार की शक्ति प्रदान कर सकती है अधीनस्थ न्यायालयों को। लेकिन ये ध्यान रहे कि वो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित न करे, सर्वोच्च न्यायालय को प्रभावित न करे, यानी ये इस प्रकार की शक्ति न दे, प्रभावित न करे। संसद इस प्रकार के अधीनस्थ न्यायालयों को शक्ति प्रदान न कर दे कि जिनको जो रिट जारी करते समय सर्वोच्च न्यायालय जो उच्च न्यायालय है उनके द्वारा दिए गए निर्णय है वो प्रभावित हो रहे हों। अब इस अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों को 5 रिट जारी करने का अधिकार है। यानी मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय है वो 5 प्रकार की रिट यानी प्रलेख जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिट या प्रलेख जारी कर सकता है मूल अधिकारों की हिफाजत के लिए। मूल अधिकारों की रक्षा तभी की जाएगी जब उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कोई रिट जारी करेगा संबंधित अधिकारों के उल्लंघन से। अभी जो ये रिट हैं, ये रिट जो जारी की जाएंगी ये अनुच्छेद यानी इनका जो दायरा होगा वो अनुच्छेद 14, 19 और 21 से संबंधित रहेगा। यानी अनुच्छेद 14, 19 और 21 से संबंधित किसी प्रकार के अधिकारों का यदि उल्लंघन हो रहा है या हनन हो रहा है या छीने जा रहे हैं तो उनसे संबंधित ही रिट जारी की जाएगी अनुच्छेद 32 के तहत। अब ये 5 प्रकार की रिट हैं, इनका हमें एक एक करके अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 32 के अंदर जो रिट है पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद में दूसरी है परमादेश। पहली जो रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको बोलते हैं हेबियस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण है उसको हम बोलते हैं हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि शरीर को सामने लाया जाए यानी प्रस्तुत किया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको बोलते हैं हेबियस कॉर्पस, इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति को किसी राज्य ने या किसी व्यक्ति ने, यानी ये राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध रिट जारी की जा सकती है। ये रिट राज्य के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है और व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी की सकती है। इसमें क्या होता है कि कोई राज्य यानी कोई संस्था या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जबरन बंदी बना लेता है और जबरन उस व्यक्ति को बंदी बना लिया गया
तो उस व्यक्ति को बंदी से मुक्त कराने के लिए रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रतीक्षण। और इसका मतलब है कि शरीर को प्रस्तुत किया जाए कि जिस व्यक्ति को आपने बंदी बना रखा है उस व्यक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। और इस रिट जारी करने के बाद में व्यक्ति जो संस्था है या व्यक्ति वो बाध्य है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के सामने व्यक्ति को उपस्थित करेंगे। और उस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के सामने उपस्थित करते ही ये जो है निष्फल हो जाएगी, ये जो प्रभावित यानी ये जो रिट है ये निष्फल हो जाएगी, यानी ये खत्म हो जाएगी। इसमें दो प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति को किसी संस्था ने यानी पुलिस ने या कोई और संस्था ने उसको गिरफ्तार कर लिया यानी हिरासत में ले लिया, उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया ऐसे कानून के तहत जो कानून उस वक्त लागू नहीं है, यानी पहले कोई कानून लागू था देश के अंदर, पहले कोई कानून लागू था और फिलहाल वो कानून प्रभावी नहीं है और उस कानून के तहत किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रिजेक्ट कर देगा, उसको निरस्त कर देगा। या फिर कोई ऐसा कानून है उस कानून के बाहर जाकर यानी जो कानून है उस कानून के दायरे से बाहर जाकर के यानी कि गिरफ्तार किसी कानून में किया है और फिर लोगों को किसी अन्य कानून के बारे में बता देगा, तो इस प्रकार के जो कानून है उसका गलत फायदा उठा करके यदि कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसको भी निरस्त किया जा सकता है। तो गलत तरीके से किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार, कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार करेगा तो उसके विरुद्ध बंदी प्रतीक्षण की रिट है वो जारी कर दी जाएगी। उसके बाद है परमादेश। परमादेश इसको बोलते हैं मेंडमास, परमादेश को बोलते हैं मेंडमास। यानी कि इसमें क्या होता है, इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट है वो आदेश देता है, आदेश देता है अधिकारियों को कोई काम कराने के लिए। भी जो अधिकारी होते हैं अधिकारियों को ये आदेश दिया जाता है, लोक सेवक होते हैं उनको आदेश दिया जाता है, वो यदि कोई काम न करें तो उन कार्य को कराने के लिए आदेश देगा कि हम आपको आदेश देते हैं कि तुम्हें ये काम किया जाए। परमादेश में होता है हम आदेश देते हैं कि आपको ये जो काम है वो करना है, मतलब इसमें कि अधिकारियों को कार्य करने के लिए सक्रिय किया जाता है, उनको एक्टिव किया जाता है। तीसरा जो परमादेश के बाद में हम देखेंगे कि प्रतिषेध। प्रतिषेध 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 का मतलब होता है प्रोहिबिशन यानी रोकना। प्रोहिबिशन मतलब रोकना। ये क्या होता है, प्रतिषेध करना किसी को रोकना। रोकना मतलब कि जैसे अधीनस्थ न्यायालयों के अंदर कोई ऐसे कार्य चल रहे हैं यानी कोई ऐसा केस चल रहा है अधीनस्थ न्यायालयों के अंदर जो उन न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, और किसी व्यक्ति को नागरिक को मालूम हो गया कि जो केस इस न्यायालय के अंदर चल रहा है या किस अर्ध न्यायिक अधिकारी के पास जो कोई केस या मुकदमा है और वो उस के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से रिट जारी करवा सकते हैं कि आप इन व्यक्तियों को कार्य करने से रोको, क्योंकि इनको कार्य करने से रोकना है, क्योंकि ये जो कार्य करने जा रहे हैं ये इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। और इसमें रिट जारी करके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है ये केस को अपने पास ट्रांसफर करवा सकते हैं, केस को है वो अपने पास मंगवा सकते हैं, क्योंकि इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं होता है। उसके बाद में चौथा जो है प्रतिषेध के बाद में जो उत्प्रेषण। उत्प्रेषण 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 का मतलब होता है सूचना देना। सूचना देना ये इस प्रकार के यानी कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण एक दूसरे की पूरक यानी एक से हैं। किसी भी केस की शुरुआत के अंदर रिट जारी करवाई जा सकती है प्रतिषेध की, लेकिन जब कोई केस होता है, कोई ऐसा मुकदमा होता है जिसका निर्णय आ गया कोर्ट ने, जिसका यानी अधीनस्थ न्यायालयों ने या अर्ध न्यायिक अधिकारियों ने जिसका निर्णय दे दिया यानी डिसीजन आ गया, उसके बाद में ये मालूम हुआ कि ये जो निर्णय दिया गया है ये तो इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। जब निर्णय देने के बाद में ये जब मालूम होता है कि ये निर्णय इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं होता, तो उस प्रकार के जो मुकदमों के लिए कोर्ट में रिट लगाई जा सकती है और वो रिट जारी करवाई जा सकती है उत्प्रेषण से संबंधित कि आप हमें, उत्प्रेषण का मतलब आप हमें सूचना दो कि आपने किस अधिकार क्षेत्र से ये निर्णय दिया। तो मतलब कि कोई मुकदमे की शुरुआत में किसी प्रकार का जो मामला है उसके शुरुआत में जो रिट जारी की जाती है वो होती है प्रतिषेध, कि उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाए, उनको रोका जाता है। लेकिन कभी इस प्रकार के मैटर हो जाते हैं कि जो
कुछ न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में नहीं होता है और वो जाने अनजाने में उसके निर्णय भी आ जाते हैं। जब उसके बाद भी मालूम होता है तब ये उत्प्रेषण जो रिट है वो जारी की जाती है, ये प्रलेख जारी किया जाता है, क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र से नहीं, और इन दोनों के अंदर ही जो सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय है अपने पास है वो केस है उनको ट्रांसफर करवा सकते हैं। उसके बाद में जो पांचवी जो रिट है वो है अधिकार पर्चा। अधिकार पर्चा, अधिकार पर्चा, पांचवी रिट अधिकार पर्चा, इसको बोलते हैं कोवोरेंट। अधिकार पर्चा को बोलते हैं कोवोरेंट। इसका मतलब ये होता है, इसमें ये होता है कि सार्वजनिक कार्य में, सार्वजनिक जो कार्य ये संस्था है, सार्वजनिक संस्था में किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अधिकारी को नियुक्त कर दिया जाता है जो उसके योग्य नहीं है, जो उस पद के लिए योग्य नहीं है, सक्षम नहीं है, यानी इतनी उसके पास योग्यता नहीं है जो उस पद को धारण करते समय होनी चाहिए। तो ऐसे जो सार्वजनिक यानी लोक सेवक होते हैं, ऐसे लोक सेवक जिनकी नियुक्ति कर दी जाती है या जो नियुक्त हो जाते हैं ऐसे पदों पर, जो उनसे जिनका उस पदों से संबंधित कोई ज्ञान नहीं है, उनकी वो योग्यता नहीं रख सकते हैं। तो इस प्रकार के जो लोक सेवक हैं, जो अधिकारी हैं, उनको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी कर सकता है अधिकार पर्चा। मतलब ये पूछ सकते हैं कि आप इसके अधिकार पर्चा ने अधिकार पूछना कि आप किस अधिकार से इस पद के ऊपर बैठे हुए हो, और यदि वो व्यक्ति उस पद की योग्यता नहीं रखता है जिस पद पर वो आसीन है, तो उस व्यक्ति को उस पद से हटना पड़ता है और कोर्ट रिट जारी करके उस पद से हटा देता है। तो इस प्रकार से ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जो रिट जारी किए जाते हैं, जो प्रलेख जारी किए जाते हैं संवैधानिक उपचारों के लिए, जो मूल अधिकारों की हिफाजत के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनका अध्ययन हमने इसमें पढ़ा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हर नागरिक को इनके बारे में मालूम होना चाहिए, चाहे प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित हो या अन्य जो सामान्य नागरिक हो, क्योंकि ये भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये वीडियो हमने मूल अधिकारों से संबंधित पूरा जो पोर्शन खत्म कर लिया है। इसके बाद में आगे अलग वीडियो डालेंगे, तो इस वीडियो को आप थोड़ा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट भी करो यदि कोई आपके पास प्रश्न है। थैंक यू।